हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला टॉपिक उठाया है सेंटेंस के बारे में। तो अगर सेंटेंस की बात की जाए यानी कि फंक्शन ऑफ टेंस, फंक्शन ऑफ द टेंस। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन फंक्शन का अर्थ क्या होता है? फंक्शन का अर्थ होता है कार्य, और टेंस का अर्थ क्या होता है? टेंस का अर्थ होता है काल, अर्थात कि काल में इतने टाइप से कार्य किए जाएंगे। वो क्या कराता है? हमारा फंक्शन ऑफ द टेंस कराता है। अब इसकी बात की जाए तो हमारे पास काम करने के तरीके चार टाइप से होते हैं। नंबर एक इंडेफिनाइट, नंबर दो कॉन्टिन्यूअस, और नंबर तीन परफेक्ट, और नंबर चार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास चार टाइप से हम कार्य करेंगे। और इंडेफिनिट में अगर बात की जाए तो इंडेफिनिट में केवल काम का करने का तरीका बताया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो इसमें प्रोग्रेसिव वर्ब दी जाएगी, यानी कोई कार्य लगातार दर्शाया जाएगा। परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो जाएगा टाइम के साथ दर्शाया जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारे पास कुछ काल होते हैं। काल जो होते हैं वे हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्रेजेंट, नंबर दो होता है पास्ट, और नंबर तीन होता है फ्यूचर। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल, और पास्ट का अर्थ होता है भूतकाल, और फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य काल। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी पहचान सबसे पहला आता है तुम्हारे पास इसी प्रकार से चार टाइप, तीन इसके काल हो गए तो चार या 12। कुल टेंस कितने होते हैं आपके? 12 टेंस होते हैं। अगर इन 12 टेंस की बात की जाए तो इनमें सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सबसे पहले नंबर का टेंस आता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात की जाए तो इसकी जो पहचान है वैसे तो नॉर्मल वर्ड में ता आती है, तेह बताई जाती है, जो कि स्कूलों में बताई जाती है। हम आज उससे थोड़ी हटके पहचान इनकी जानेंगे। अगर इनकी पहचान की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इसमें कोई भी कार्य का डेली रोटेशन पाया जाएगा, प्रतिदिन करना बताया जाएगा, या किसी कोई रोटेशन दे दी जाएगा, या प्रोवर्ब्स दे दी जाएगी, या फिर हैबिचुअल एक्शन दे दी जाएगी। इस टाइप के क्या होते हैं इसमें वाक्य आते हैं। तो इसके कुछ एडवर्ब भी हैं, जो कि एडवर्ब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एडवर्ब इसके हैं जैसे कि सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, इस सारे क्या है ये इसके एडवर्ब होते हैं। इन एडवर्ब के अलावा भी इनकी पहचान होती है जो कि इम्पोर्टेंट है। वो होता है डेली रोटेशन, जो काम प्रतिदिन दिन प्रतिदिन हो रहा हो, या किसी का काम का होने का तरीका दर्शाया जाता हो। डेली का रोटेशन मिलेगा, प्रतिदिन कार्य का होना बताया जाता है। इसकी पहचान में लिख देता हूँ इसके नीचे। ये आपके पास मैंने कुछ एडवर्ब्स लिख दिए हैं जो कि इसकी पहचान के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला सेल्डम, सेल्डम होता है यदाकदा, ना के बराबर। यूजुअली सामान्य, समटाइम्स कुछ समय, ओकेजनली अवसरवंश, फ्रीक्वेंटली बार बार, नॉर्मली सामान्य, जनरली सामान्य, समटाइम्स कभी कभी, और इसके बाद में कुछ वर्ड मैंने लिख दी, रियली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, जनरली और डेली। ये सारी क्या है इसकी एडवर्ब है जो कि पहचान कराएगी कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। तो इसके बाद में अब मैं इनके नियमों के बारे में बात करता हूँ। तो नियमों के बारे में अगर बताऊँ, इसे मिटा दूँ। इसके बाद आते हैं इनके नियमों के बारे में। तो इनके नियमों के बारे में बात करता हूँ तो मैं, तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होते हैं। टेंस में हमारे पास तीन चीज होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है। एक तो होता है आपके पास सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आती है वर्ब, और फिर उसके बाद में आता है आपके पास ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से तुम्हारा सेंटेंस क्या होता है, अरेंज किया जाता है। सब्जेक्ट जो होता है SUB मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है।
तो अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, काम करने वाला, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तुम्हारे पास सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट होता है बचा कुचा भाग, बचा हुआ भाग। कौन सा बचा हुआ भाग होता है, ये वो बचा हुआ भाग होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में टेंस में बचाता है। वर्ब होता है जो काम हो रहा हो उसको बोलते हैं वर्ब, जो काम हो रहा हो रहा हो, जो भी काम हो रहा है वो क्या है, वो आपके पास वर्ब होती है। फिर इसके बाद में अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब की, तो सब्जेक्ट हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट आपके पास टू टाइप्स के होंगे और वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी आपके पास टू टाइप्स की होगी, वर्ब भी आपके पास टू टाइप्स की होती है। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट जो होता है एक तो होता है आपके पास सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा होता है आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट। ऐसी वर्ब होती है, यहाँ पर सिंगुलर होगी और यहाँ पर होगी आपके पास प्लूरल। दो ही आपके पास वर्ब होती है, दो ही सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। अगर सब्जेक्ट और वर्ब की बात की जाए तो अगर सब्जेक्ट में किसी में SEIS लगता है, तो अगर SEIS ऐड है, SEIS है, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा आपके पास प्लूरल। अगर किसी में SEIS लग रहा है तो वो होगा आपके पास प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब की बात की जाए तो अगर वर्ब में SEIS लगा देते हैं तो वो आपके पास बनती है सिंगुलर। अगर वर्ब में S या ES लगाते हैं तो वो बन जाती है आपके पास प्लूरल। जैसे कि सब्जेक्ट में बात कर ले गर्ल की, GIRL गर्ल, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, और गर्ल्स लगा दूंगा तो बहुत सारी लड़कियां, GIRLS गर्ल्स, गर्ल्स क्या होता है, बहुत सारी लड़की। ऐसे ही यहाँ पे वर्ब की बात की जाए, अगर वर्ब को कह दूं कि मैं गो, तो यहाँ पे भी गो आना है। लेकिन गो क्या होती है, जितनी वर्ब होती है सारी सारी प्लूरल वर्ब होती है, बहुवचन होती है। उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें SEIS लगाते हैं। तो गो में क्या करोगे, गो में ES लगा दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगी वर्ब। तो वर्ब में यदि SEIS लगाते हो तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। और यदि सब्जेक्ट में SEIS लगाते हो तो वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर वर्ब के साथ में या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल है वर्ब यूज होती है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से प्लूरल होते हैं, इसे रख कर दो, कुछ था ना, ठीक है रख कर दो। तो अब बात की जाए सब्जेक्ट की और वर्ब की। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि किसमें S लगेगा और किसमें ES लगेगा। तो जो वर्ब तुम्हारी, जो वर्ब FNR से लेकर अनेखली तक, यानी कि क्या होगी, ये आपके होगी स्वर। जो वर्ब अनेखली तक, जो वर्ब FNR से लेकर अनेखली तक, यानी कि A I U री ए ओ, ठीक है, इनकी बात की जाए, इन पर इनका साउंड खत्म हो रहा हो, इनका साउंड क्या हो रहा है, इन पर खत्म हो रहा हो, इन पर खत्म हो, यानी कि साउंड जो होता है वो इसके बाद खत्म हो, तब तो उसके साथ क्या करोगे, उसके साथ आपको ES लगा देना है, ES लगा देना है। और जिसके साथ में साउंड जो आएगा क्या कबूतर से लेके, जो वर्ब क्या कबूतर से लेकर आगे ज्ञानी तक का साउंड दे, और साउंड क्या देना चाहिए, लास्ट का साउंड होना चाहिए, लास्ट का साउंड दे, लास्ट क्या कबूतर से लेकर आगे ज्ञानी तक का साउंड आना चाहिए, और वो आना चाहिए लास्ट का साउंड, लास्ट का साउंड तुम्हारा ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो वो क्या होगा, उसमें केवल S लगेगा। क्लियर बात। या इनके कुछ वोवेल्स भी याद रख सकते हो कि जो वर्ब AEIOU HXOSS पर इस पर समाप्त हो रही हो तब उनके साथ में क्या होगा, उनके साथ में ES लगेगा, और अदर के साथ में क्या लगेगा, S लगेगा। इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो वोवेल्स पर खत्म हो। जैसे कि गो की बात की जाए, गो
तो ओ पर साउंड खत्म हो रहा है और ओ क्या है, ओ की आवाज दे रहा है, गो, ऐसे ओ। तो एपिनर से लेकर अनेखली तक का साउंड दे रहा है लास्ट में। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका ईएस रहेगा। क्लियर। ईट की बात की जाए, EAT, ईट, लास्ट में क्या रहा है, टैर, ईट। और टै क्या है, कैटबूतर से लेकर आगे क्या तक का साउंड आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें केवल एस लगेगा। तो समझ में आ गया कि कहाँ एस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा। वो वैसे ही मान सकते हो कि जो ए आई और यू पे समाप्त हो रहे हो उसके साथ में ईएस लगेगा, अदर के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। क्लियर बात, कोई डाउट इतने में। अब सब्जेक्ट की अगर सिंगुलर की बात की जाए, सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर है। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर की बात कर रहा हूँ मैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपके पास सी, इट या कोई भी नाउन, ये क्या हो गया, ये आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में यदि प्लूरल की बात की जाए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं, प्लूरल में काउंट होते हैं। आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं, ये प्लूरल में काउंट होते हैं, यानी कि ये क्या है, बहुवचन है। अब मैंने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसकी मैंने पहचान लिखवा चुका हूँ। अगर उसकी बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जो आता है टेंस आपका, वो आता है अफर्मेटिव। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो मैंने पहचान लिखवाई थी उसमें से कुछ पहचान आपके पास होगी यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य है, जो बात कभी झुठलाई ना जा सके। हिस्टोरिकल ट्रूथ हो जाएगी, हिस्टोरिकल ट्रूथ होते हैं तो आपके ऐतिहासिक तथ्य, जो घटना इतिहास में पहले हो चुकी हो, डेट फिक्स हो, ये ऐतिहासिक घटना जो पीछे हो चुकी है, जिन्हें कभी झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है। प्रोवर्ब्स हो जाएगी आपके पास, कहावतें हो जाएगी। कहावतों में 2 to make 4, 2 2 4 होते हैं, इस टाइप से 2 to make 4। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो इनसे भी हम पहचान कर ले कि ये क्या है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य क्या होता है, पूरब से ही निकलेगा, ऐसे नहीं कि पश्चिम से निकल जाएगा। ये सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। द स्टार साइंस इन द स्काई, तारे क्या आकाश में चमकते हैं, तो आकाश में चमक रहे, चमकेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तुम्हारे सार्वभौमिक सत्य है। ये सारे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होते हैं। उसके बाद में बात की जाए इनकी सीरीज, तो इसकी सीरीज की बात की जाए और सबसे बड़ी पहचान जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो ये है कि इसमें डेली रोटेशन का होना पाया जाए। अगर इसकी सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सीरीज। अगर अफर्मेटिव की सीरीज की बात की जाए तो अफर्मेटिव में जो आता है, जिन्हें बोलते हैं साधारण वाक्य, उसमें सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाओगे या क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे, और फिर उसके बाद में आता है आपके पास में ऑब्जेक्ट। ये होती है इसकी अफर्मेटिव की सीरीज, जो कि साधारण वाक्य होते हैं। उसके बाद में आप बात करूँ मैं नेगेटिव की सीरीज की बात, अभी एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन ना हो। नेगेटिव की सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास आएगा, क्या हुआ मैच की सब्जी, अब गड़बड़ मत करियो। तो सबसे पहले नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव में सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आएगा आपके पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। डू जो होती है, डू जैसे कि मैं बताया कि जितनी भी वर्ब होती है वो सारी क्या है, प्लूरल होती है। डू क्या है, प्लूरल है। अगर उसमें ऐसे ईएस लगा दोगे, ओ पे खत्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है ईएस लगेगा, डज बन जाएगा, और डज क्या हो जाएगी आपके पास, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी तुम्हारे पास डू या डज। डू से ही मिलकर डज बनता है, ठीक है नहीं, डू या डज। और फिर उसके बाद में आ जाएगी तुम्हारे पास में मेन वर्ब, और फिर आ जाएगा आपके पास में ऑब्जेक्ट। सॉरी, इसमें नोट तो छुट्टी गाड़ी क्या है, डू या डज, और फिर उसके बाद में आएगा आपके पास नोट, क्योंकि नेगेटिव है, नोट आएगा, और फिर आएगा इसके पास में मेन वर्ब, और फिर आएगा सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये होती है इसकी नेगेटिव की सीरीज, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर डू या डज में से कोई सा एक आएगा, नोट आएगा, मेन वर्ब आएगी, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा।
तो ये हो गई हमारे पास दो सीरीज। तीसरी आती है तुम्हारे पास इंट्रोगेटिव, फिर आती है डबल इंट्रोगेटिव। तो इन दो की एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि सब्जेक्ट में फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले आपकी एग्जांपल की अफर्मेटिव की। तो जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम गोज टू वो गोज टू स्कूल, ठीक है। जैसे कि राम गोज टू स्कूल, इस टाइप से। ये क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सेंटेंस को इस टाइप से कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में इसकी अलग से करा दूंगा, पहले रूल कर लो, ठीक है, फिर मैं इसके लगातार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दूंगा। फिर उसके बाद में आता है नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, केवल डू या डज के बाद में नोट आता है। अगर नहीं वाले नेगेटिव को मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं आ जाए, कभी नहीं आ जाए, ये क्या होते हैं, नोट वाले वाक्य होते हैं। तो अगर इनकी मैं बात करूँ तो इनमें जो होता है नोट वाले में केवल डू या डज रख के केवल नोट ही लेगा। जैसे कि यहीं पे ले लेता हूँ मैं, इसी वाक्य को ले लेता हूँ आगे कि राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं लगा दिया मैंने, तो नहीं क्या हो गया, नेगेटिव सेंस में हो गया। तो नेगेटिव सेंस में हो गया तो जैसी बात है, राम के बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, डू या डज। अब राम क्या है, राम आपके पास में सिंगुलर है, क्योंकि नाम जो होते हैं वे क्या टाइम आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो नाम राम हो गया तो ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा आपके पास, डू या डज में से एक आना चाहिए। चलो मैं इस पर डू ही लगा देता हूँ। क्या डू सही है, नहीं, क्योंकि वर्ब में अगर एस सी एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है, ये क्या है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी क्या करनी पड़ेगी, सिंगुलर ही यूज करनी पड़ेगी। तो डू में क्या कर दोगे, डू में एस एस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डज। तो राम डज, अब क्या हो गया, अभी आपके पास सिंगुलर बन चुका। तो राम डज, डज के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास, नोट आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, नोट। राम डज नोट, फिर क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब का मतलब वो क्या काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो क्या लगा दोगे, गो, गो टू स्कूल। अब यहां पर एस नहीं लगेगा को, क्यों, क्योंकि एस हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव में नहीं यूज करते। अगर नेगेटिव में हमने वर्ब को सिंगुलर बना दिया तो मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में हमने सिंगुलर इसको बना दिया हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। तब गो में एस हम ऐड नहीं करेंगे। अगर नोट ना होता तब तुम्हें एस ऐड करना होता, या नकारात्मक ना होता। नकारात्मक देखो नेवर भी आता है, लेकिन नेवर के साथ में एस आता है, ठीक है, क्योंकि नेवर के साथ में नोट नहीं आता। समझ में आई बात। दो दो तो ये हो गए वाक्य, इनके एग्जांपल दे चुका, इतने को रख कर दूं, कोई दिक्कत नहीं जी। ए साइलेंट यार। इसके बाद में बात आती है नेवर की। अगर नेवर की सीरीज की बात की जाए, NEVER, नेवर, नेवर की अगर सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट। सीरीज तो सभी की वही होती है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, चाहे तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट हो, कोई सा भी टेंस हो, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा आपके पास में सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में आएगा नेवर। नेवर, और जैसे कि मैंने बताया कि नेवर के साथ पे नोट नहीं आता, और इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दोगे। तो इसमें जो मेन वर्ब होगी उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, और सबसे बाद में आपके पास में क्या बच जाता है, सब्जेक्ट आ चुका, वर्ब आ चुकी, तो अब क्या बचा आपके पास में, ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट ही तो बचेगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे लास्ट में बचा कुचा जो पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सबसे बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये होती है नेवर की सीरीज। अगर नेवर की बात की जाए, इसका चलो एक मैं एग्जांपल भी देता हूँ। सी नेवर, देखो मैंने नेवर के साथ में, चलो मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, जिसमें डज भी आ रहा है, क्योंकि डज जो होता है नेवर के साथ में अप्लाई नहीं होता, डू या डज, लेकिन कभी कभी हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो डज की वैल्यू होती है ना, वो काम करना होता है। डज का अर्थ, डज का अर्थ होता है कोई काम किया जा रहा है, करना, जिसके फॉर्म होती है। तो ये वहां पर हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सी नेवर डज, और फिर इसके बाद में आ जाएगा हिज वर्क, हिज वर्क। तो ये क्या हो गया, ये इसका सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे डज क्यों आया, समझ में आ गया डज क्यों आया। यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलो एक और एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है और जिसका अर्थ क्या होता है, करना। डू का मतलब क्या होता है, करना, और डू में ही क्या करा मैंने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो ये हो गया हमारे पास डज। समझ में आई बात। इसके बाद में जैसे कि वह कभी भी स्कूल नहीं जाता है, वह कभी स्कूल नहीं जाता है, इस टाइप का ले लो। चलो अभी पता लग जाएगा, वह कभी स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ही। फिर क्या आएगा, कभी नहीं है तो नेवर जरूर आएगा, नेवर। फिर जाना, जाने की क्या स्पेलिंग है, गो। टू स्कूल, क्या ये सही है, पहले तो हमें ये चेक करना है। यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगा दोगे, ईएस लगा दोगे, क्योंकि ओ पे समाप्त हो रहा है तो क्या लगाओगे, ईएस लगा दोगे। अभी तो वाई सिंगुलर, अब से पहले प्लूरल था, अब ये सिंगुलर हो, तो ही नेवर गोज टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे डू या डज नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं, ये जैसे कि ये है, इसका अर्थ क्या हुआ, वह कभी कभी भी अपना कार्य नहीं करती है, कभी नहीं, अपना कार्य कभी नहीं करती है, वह अपना कार्य कभी नहीं करती है, कभी नहीं करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले सी लिखा क्योंकि लड़की है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या होगा, नेवर आएगा क्योंकि कभी नहीं आ रहा है, तो नेवर मैंने लिख दिया यहाँ पर। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब क्या है, करना, और करने की स्पेलिंग क्या होती है, डू। तो ये जो डू है वो उस करने की स्पेलिंग है। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, इसके साथ में नेवर के साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसे रख कर दो, नेवर को चुप हो जा। अब इसके बाद में जो आपकी सीरीज आती है वो आती है आपके पास इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव सीरीज की बात की जाए, इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। मैंने बताया कि जिसमें नहीं आ रहा हो या कभी नहीं आता हो, वो क्या होते हैं, वे नेगेटिव होते हैं। कभी नहीं वाला नेवर की सीरीज से बनेगा, और नहीं वाला हेल्पिंग वर्ब बन के बनेगा। अफर्मेटिव साधारण वाक्य होते हैं। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वे वाक्य होते हैं जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा तो उसमें आएगा क्या, क्यों, कब, कैसे या कौन सी। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके पास इंट्रोगेटिव होते हैं। अब इंट्रोगेटिव में भी टाइप होते हैं, एक तो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये क्या आता है, ये बीच में आ जाता है। और सिंगल इंट्रोगेटिव है, क्या शुरू में आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं आपके पास सिंगल इंट्रोगेटिव। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगी आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे बाद में आता है आपके पास में ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव में मैंने सिंगल टाइप की बात की है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अरे इंट्रोगेटिव गलत लिख दिया, सबसे पहला आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने, डू या डज। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू या डज। तो सबसे पहले ये आएगा डू या डज। भाई एक की सीरीज याद कर लो, एक टेंस की, सारे टेंस की लगभग वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फर्क चेंज नहीं आता। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में सब्जेक्ट, और फिर आती है आपके पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे बाद में आएगा आपके पास में ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, ये इसकी सीरीज होती है। और सबसे लास्ट में एक महत्वपूर्ण चिन्ह आता है जिसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सबसे लास्ट में जरूर रहेगा। ये होता है आपके पास में सिंगल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में लगेगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि डज ही कंप्लीट हिज वर्क, डज ही कंप्लीट हिज वर्क, DOES, डज ही कंप्लीट हिज वर्क।
हिज वर्क, प्रोनाउन सही है, ही का हिज, हाँ सही है। तो डज ही कंप्लीट हिज वर्क। अब इसमें डज शुरू में आ चुका तो क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इंटरोगेटिव वाक्य हो गया तो सबसे लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। देखो मैं अभी तक ऐसे बताता रहा, अभी वर्ब मैंने अभी यूज नहीं करी, जो मैंने लिखवा रखी है केवल सिंपल तरीके से सेंटेंस बताता चल रहा हूँ। नहीं तो इनमें सबसे लास्ट में पहचान करने के लिए भी देगा, नहीं देगा तो क्या होगा, सिंपल होगा। तो यहाँ पे दे सकता है एवरीडे, प्रतिदिन, एवरीडे। इस प्रकार से क्या होगा, डेली का कुछ ना कुछ हमें वर्ड मिल जाएगा जिससे हम कैच कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सेंटेंस किए हुए होते हैं, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना ही है। तो ये हो गया आपके पास में इंट्रोगेटिव। अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात की जाए, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, सेम यही सेंटेंस है, बस डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को सबसे शुरू में लेके आ जाती है। जो क्या, क्यों, कब, कैसे दिया हुआ है, जो कि बीच में होता है, उसे क्या लेते हैं, शुरू में उठा के लेता है। वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है या क्यों नहीं करती है, कर रही है तो प्रेजेंट उसे पूछिए कॉन्टिन्यूअस में, तो वह अपना काम क्यों नहीं करती है। तो क्यों क्या हो गया, क्यों वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह को दर्शाता है जो कि बीच में आ गया, तो उसको क्या करोगे, उसे सबसे पहले शुरू में ठा के लिखा हो। तो सबसे पहले शुरू में आएगा आपके पास में क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कैसे, समझ में आई बात। ये शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद में सेम सीरीज यही रिपीट हो जाएगी, यानी कि फिर उसके बाद में आएगी प्लस में हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट आपके पास में, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या होती है, ये आपके पास में डबल इंट्रोगेटिव की सीरीज हो जाती है। फिर उसके बाद में आती है हु की सीरीज। अगर हु की बात की जाए तो हु की एक स्पेशल सीरीज होती है। हु भी देखो नेवर की तरह ही है, जैसे नेवर अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब छोड़कर चल रहा था, ऐसे हु भी हेल्पिंग वर्ब छोड़कर चलेगा, और ये मेन वर्ब में ही एस लगाकर सिंगुलर बना देगा उसको। तो हु की जो सीरीज हो जाएगी वो हो जाएगी हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें इनको सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्लियर। तो वो जो होता है, देखो चलो मैं अभी बताऊंगा इसे वाक्य देख के। वो टीचर जो तुम्हें कौन पढ़ाता, वो जो होता है वो खुद में ही एक तरीके से सब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट गिवन ही नहीं होता, सब्जेक्ट अननोन होता है। अननोन भी नहीं कह सकते, यानी कि सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं, छिपा हुआ होता है, इधर होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते। कौन का मतलब हमें नहीं पता कौन है, वो का मतलब होता है कौन, हमें नहीं पता, तो इसलिए क्या करेंगे, हमने इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा। तो वो की सीरीज आपके पास में ये अप्लाई होगी। फिर उसके बाद में आता है वो के बाद में, जैसे कि इसका मैं अगर वाक्य की बात करूँ, वो बीट्स यू, फिर सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखो सेंटेंस तो ये मैंने सही लिख दिया, वो बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वो गलती क्या देता है, गलती क्या देता है, एग्जाम्पल यहाँ पे डू या डन में कोई सा एक लगा के दे देगा कि भाई करो इसे करेक्ट है। तो जबकि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डन लगा दोगे। डज यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो के साथ में हेल्पिंग वर्ब ना लग के केवल मेन वर्ब में ही एस लगाते हो। तो वो बीट्स यू, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। वो की सीरीज ये होती है। फिर इसके बाद में आती है, ओए ये खेल मत करे। जैसे कि एक एग्जांपल और बताऊं मैं कि हु डज हिज वर्क। अगर इसकी बात करूं, हु डज हिज वर्क, क्या ये वाक्य सही है, हु डज हिज वर्क, हाँ ये वाक्य सही है। क्यों है ये सही, अब इसके सही की अगर बात करूं तो यहाँ पे डज आ रहा है, जबकि मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब अलाउ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो डज है, यहाँ पे डज का मतलब डू है, और डू का अर्थ क्या होता है, करना। तो यहाँ पे क्या है, ये करने की सेंस में यूज हो रहा है, काम करने का तरीका बताया, करना बताया जा रहा है, करना। डू का अर्थ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करना है, ना कि ये हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपके पास में, मेन वर्ब है। तो ये सेंटेंस क्या है आपके पास में, सही है।
फिर उसके बाद में सीरीज आती है आपके पास में विच, हाउ मच, हाउ मैनी, इसकी आती है। अगर इनकी बात की जाए तो विच, हाउ मच, हाउ मैनी, तो इसके तुरंत बाद में आप, अरे क्या है, क्या है, इतनी बात की छोड़ रहा। तो इसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट को लेगा। चलो इसे रब कर दो पहले। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ सीरीज की विच, हाउ मच और हाउ मैनी। एक तो विच, WHICH विच, हाउ मच, हाउ मैनी। ये तीन वर्ड, अगर इनकी सीरीज की बात की जाए तो इन तीन वर्ड के बाद में तुरंत में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में आएगी आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आ जाएगी मेन वर्ब, और सबसे बाद में आ जाएगा क्वेश्चन। ये क्या होता है, ये हाउ मच, हाउ मैनी, इसकी सीरीज है विच की। जैसे कि हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, मिल्क क्या ऑब्जेक्ट है, हाउ मच मिल्क, डू यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो, डू यू ड्रिंक। तो सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क, डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क, डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो। तो हाउ मच की सीरीज थोड़ी ऐसी है, यहाँ पे डू नहीं चमकता, डू यू ड्रिंक, यहाँ पे डू यू है, डू लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। तो ये आपके पास में वाक्य होगा, ठीक है। हाउ मच की सीरीज हो चुकी है। अब इसके बाद में आपके पास में होता है सबसे लास्ट की सीरीज बची है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो टेंस दिया होगा, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो और प्लस में पीरियड ऑफ टाइम हो। देखो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस में पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो ये तुम्हारा परफेक्ट में जाते हैं। जितने भी पीरियड ऑफ टाइम होते हैं सारे सारे परफेक्ट में जाते हैं। प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, सेम टेंस में जाएगा यानी कि। लेकिन पूछा क्या है, परफेक्ट में। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस में पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ, देखो दो टाइप से आपका टाइम होते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है आपके पास में पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो पीरियड ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें वाक्य जो होता है सिंस या फोर से जुड़ा हुआ होता है। जबकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट सिंस या फोर के लिखा जाता है। जैसे कि एट 5 o'clock, तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम सिंस 1997, 1997 से, तो सिंस या फोर जो है वो तुम्हारे पास क्या हो दर्शाते हैं कि वो आपके पास में पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम जब भी चला जाए तो वो क्या जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है सीरीज तो वही अप्लाई होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वही होगी, ठीक है, उससे कोई। तो इसमें जो अगर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो इसमें परफेक्ट में हैज या हैव आता है। एक तो होता है हैज और एक होता है हैव। इसकी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें सहायक क्रिया बोलते हैं, वो होती है हैज या हैव। हैज क्या है, हैज आपके पास में सिंगुलर होती है और हैव क्या होती है आपके पास में प्लूरल होती है। तो ये इसकी तुम्हारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसकी सीरीज की बात की जाए तो इसकी जो सीरीज है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा आपके पास में सब्जेक्ट, और फिर आओगे उसके बाद में तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में आ जाओगी मेन वर्ब, और उसकी आएगी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आपके पास में ऑब्जेक्ट। देखो जितने भी परफेक्ट टेंस है
जितने भी परफेक्ट है, परफेक्ट जहाँ पे भी लग गया वहीं पे समझ जाओ कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सूरज की रोशनी आ रही है यहाँ पे, कोई नहीं। तो जितने भी टेंस है वहाँ पे सारे के सारे क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होगी। सूरज निकल चुका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होगी। तो अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात क्या दूँ कि जैसे कि आई हैव दिस हाउस फॉर 2 years, गलत बोल दिया मैंने, आई हैव हैड दिस हाउस फॉर 2 years। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, चलो मैं एक टेंस नहीं देता हूँ, आई हैव दिस हाउस फॉर 2 years। अब देखो हम सिंस या फॉर नहीं पता, अगर सिंस या फॉर की बात करूँ तो सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, और फॉर क्या होता है, फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि फॉर 2 years 2 साल से, पता नहीं कौन से 2 साल है, ठीक है। सिंस क्या होता है, सिंस निश्चित होता है, और फॉर क्या होता है, अनिश्चित होता है। आई हैव दिस हाउस, देखो हैज या हैव मैंने बताया कि इसकी वर्ब जो होगी वो हैज या हैव होगी, बिल्कुल राइट। मैंने लिखा आई हैव दिस हाउस, आई हैव दिस हाउस। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ब तुम्हें दिखाई दे रही है, मेन वर्ब। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, फिर हेल्पिंग वर्ब। आई अगर इसको मैं हेल्पिंग वर्ब मानता हूँ तो मेन वर्ब तो इसमें कहीं है नहीं, क्लियर बात। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये आपके पास में मेन वर्ब है, और मेन वर्ब होने के अनुसार ये वाक्य क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसको सही कैसे करेंगे, तो देखो सही करने का तरीका, इसी को यहीं पे लिख देता हूं मैं, आई हैव हैड दिस हाउस फॉर 2 years। अभी बताता हूँ क्या होगा, ये वाला वाक्य आपका सही होगा। आई हैव हैड दिस हाउस फॉर 2 years। अब देखो यहाँ पे जो हैव था ये रखने की सेंस में यूज हो रहा था, और इसी की जब ये तो होगी आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, ये तो होगी आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, और ये होगी आपके पास में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैव की ही थर्ड फॉर्म है। हैज फर्स्ट, हैव सेकंड, और हैड क्या होती है, थर्ड। तो ये क्या होगी, ये आपके पास में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और फिर दिस हाउस फॉर 2 years, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में टाइम की वर्ब हो गया। क्लियर बात, कोई डाउट। अब इसके बाद में देखो एक तो होता है सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य क्या होते हैं, सिंपल वाक्य तो वे वाक्य होते हैं, बस वही रहेगा। इसमें नॉन वर्ब वाक्य होते हैं जिसमें कि वर्ब नहीं दी हुई होती, जैसे कि वह एक डॉक्टर, दिस इज अ डॉक्टर, वो ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो ये क्या है, ये तो सिंपल टेंस होते हैं जो कि साधारण होते हैं, जिनमें वर्ब नहीं होती, नॉन वर्ब वाक्य होते हैं। तो वे क्या होते हैं, वे तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट बनते हैं। क्लियर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरे हिसाब से सारे रूल हो चुके हैं। अगर एक आधा कोई बच रहा होगा तो मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है, जब एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बस ध्यान रखना कि इसमें डेली रोटेशन होगा। अभी जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो ये पूरे पक्के हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। नियमों को दोहराने की कोशिश करना, जितनी बार रीड करोगे नियम उतनी ही जल्दी याद होंगे। मैंने भी ऐसे ही याद की थी, जब मैं पढ़ता था तो मेरे समझ में नहीं आते थे, ऐसे ही बार बार एक चीज़ को पढ़ो जाता, पढ़ते पढ़ते अपने आप ही रट गए, फिर नियम भी अपने आप से हट होगी माइंड। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।